एक दिन के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए डूब गए। गौर से सुनिए, एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 8% शेयर गिर गए। मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे बड़े बैंक की। मैं बात कर रहा हूं भारत के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी की। आप सोचिए कि देश के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। एचडीएफसी बैंक ये माना जाता है कि सबसे बड़ा बैंक भी है, सेफ भी है और सुविधाएं देने वाला बैंक है। और बैंकिंग सेक्टर में एक बात कही जाती है कि यहां पर भरोसा ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन अगर उसी बैंकिंग सेक्टर से अगर खबर सामने आए कि आपके सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के चेयरमैन वो इस्तीफा देकर के निकल गए हैं, और न केवल इस्तीफा देकर के निकल गए बल्कि इस्तीफा देते वक्त उन्होंने जो बात कही उससे लोगों के कान खड़े हो गए। लोग घबरा गए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। एचडीएफसी बैंक के अंदर खबर सामने आती है कि बीती रात यानी 18 मार्च को इस्तीफा हो गया है बैंक के चेयरमैन का, अतनु चक्रवर्ती का। और ये अतनु चक्रवर्ती है कौन? ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जिन्होंने लंबे वक्त तक वित्त मंत्रालय के अंदर सचिव पद पर काम किया। 2020 में रिटायर हुए और 2020 में जब ये रिटायर होते हैं तो 2020 में रिटायरमेंट के बाद में ये एचडीएफसी बैंक में 2021 के अंदर निदेशक बने, फिर पार्ट टाइम चेयरमैन बने और 2024 में इनकी फिर से पूर्णकालिक एक तरीके से आप ये कहिए कि नियुक्ति हुई। 2027 तक का एक लंबा कार्यकाल इनके पास में था, लेकिन ये इस्तीफा देकर के निकल गए। और इस्तीफा देते वक्त में उन्होंने जो बात कही उसी पर सबसे बड़ी बात है। इन्होंने इस्तीफा देते वक्त में कहा कि कामकाज करने का जो तरीका है बैंक का वो मेरे आदर्शों से मेल नहीं खाता है। बैंक जिस तरीके से काम कर रहा है, बैंक का काम करने का जो तौर तरीका है, मैं उससे खुश नहीं हूं। अब आप सोचिए जरा, बैंक के चेयरमैन, बैंक के बॉस अगर वो ये कह रहे हैं कि भैया बैंक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आमतौर पर आपका, मेरा या किसी का भी अगर मान लीजिए कि किसी भी बैंक में खाता है तो हम बैंक के किसी भी कर्मचारी से ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन से, वहाँ के मैनेजर से पूछ लेते हैं कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा पैसा तो सुरक्षित है। और बैंक के वहाँ पर जो भी कर्मचारी होंगे या मैनेजर होंगे जिनसे आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई ये सबसे बड़ा बैंक है, इससे बड़ा बैंक नहीं है, इससे बड़ी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुविधाएं आपको कहीं नहीं मिल सकती है। सिक्योर रहिए, ये सबसे बड़ा जहाज है और अगर ये जहाज डूब गया तो समझ लीजिए सब कुछ डूब जाएगा। फिर इतना बड़ा जो है वो एचडीएफसी बैंक है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो 12.5 लाख करोड़ से लेकर के तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए है। और तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि कई बड़े राज्य जैसे मसलन पंजाब, हरियाणा, बिहार, कई ऐसे बड़े राज्य, उनसे ज्यादा एक तरीके से एचडीएफसी बैंक, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उससे बड़ा मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का है। इतना बड़ा बैंक है और उस बैंक की स्थिति वाकई परेशान करने वाली है। अब जो इनके ये चेयरमैन है अतनु चौधरी, इन्होंने इस्तीफा दिया तो बैंक की तरफ से कहा गया कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। यानी इस इस्तीफे को बहुत एक तरीके से आप ये कहिए कि लो करके दिखाने की कोशिश हुई, इसको ऐसे ही हल्के में टालने की कोशिश हुई। लेकिन जैसे ही वो इस्तीफे की कॉपी बाहर आई और उसके बाद में जब उसमें लिखा हुआ था कि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से काम हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस तरीके से काम कर रही है, सही नहीं है। और ये कहते ही शेयर मार्केट धड़ाम 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 गिरने लग गया। 8% गिर गया। एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मुझे याद आता है रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उनका इस्तीफा हुआ था। और एक ऐसे गवर्नर थे जिनको लोग मानते, और हालांकि उनका बाद में भी बहुत लंबा एक शानदार कार्यकाल देखने को मिला और कई जगह पर उन्होंने पढ़ाने का काम किया।
और उनका जब इस्तीफा हुआ तो लोग हैरान रह गए थे कि भाई ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके बाद में उर्जित पटेल का भी ऐसे ही आरबीआई के अंदर इस्तीफा हुआ। उर्जित पटेल वो शख्स थे जिनको नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे। उर्जित पटेल वो शख्स थे जो नए नोटों पर, जो 2000 रुपए के नोट या 500 रुपए के नए नोट आए थे तो उन पर जो हस्ताक्षर थे उर्जित पटेल साहब के थे। उर्जित पटेल छोड़ करके चले गए। कई ऐसे लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मंत्रालयों में बड़े ऊंचे ओहदे पर रहे, आए और अचानक से निकल गए। हालांकि जब बैंकिंग की जब बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें विजय माल्या और उन सब लोगों की याद भी आने लग जाती है, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई बैंक में सब कुछ ठीक है या फिर बैंक के अंदर कहीं कोई बड़ा गड़बड़ झाला है। बैंक में क्या लोन पोर्टफोलियो के अंदर कुछ गड़बड़ है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब एचडीएफसी बैंक को देना चाहिए कि क्या लोन पोर्टफोलियो के अंदर बड़ी गड़बड़ है। बैंक में जब आमतौर पर किसी भी बैंक में अगर कोई गड़बड़ होती है तो लोन पोर्टफोलियो में गड़बड़ जो है वो बहुत बार सामने आती है। क्या बोर्ड के अंदर जो बोर्ड बना हुआ था उसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपस में एक दूसरे के साथ में हितों का टकराव था और उसकी वजह से बली जो है वो इतना बड़ा बैंक बन गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक डूब जाएगा या कुछ और। बैंक में अभी के मिस्री, उनको अंतरिम एक तरीके से कामकाज सौंपा गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सवाल यह भी है कि एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर किया गया था कुछ समय पहले, क्या उसको लेकर के वहां से गड़बड़ियां जो है शुरू हुई और बैंक उसने अपनी कोर वैल्यू को खो दिया और इस वजह से बैंक की आज ये स्थिति हो गई कि बैंक के बॉस चेयरमैन टाटा बाय बाय कहकर के निकल गए। सवाल जो है वो इस बात का भी है कि जिस तरीके की साख एचडीएफसी बैंक की थी, क्या इसके बाद में एचडीएफसी बैंक फिर से वो साख हासिल कर पाएगा? सवाल इस बात का भी है कि जो दूसरे और बैंक के साथ में कॉम्पिटिटर हैं, क्या उन्होंने बैंक के अंदर कुछ अंदरूनी तौर पर जो है आप ये कहिए कि गुटबाजी वो करवाई और उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला? हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, कयास लगा सकते हैं और जो कुछ बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो आपके सामने रख सकते हैं। बाकी ये बैंक बहुत बड़ा है, 8000 के करीब ब्रांचेस हैं पूरे देश के अंदर, 20,000 के करीब एटीएम्स हैं और तकरीबन 1,70,000 कर्मचारी इस बैंक में काम करते हैं। 2020 में भी इसी तरीके से बैंक के ऊपर एक डिजिटल संकट आया था और उस वक्त में आरबीआई ने खुद इस बैंक की आप यूं कहिए कि कई सारी सेवाओं पर रोक लगा दी थी। उस वक्त में नए क्रेडिट कार्ड, डिजिटल लोन्स को लेकर के आरबीआई की तरफ से रोक लगा दी गई और उस वक्त में ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बैंक के सर्वर बार बार डाउन हो रहे थे। लेकिन उस वक्त में भी 2020 में भी कोरोना के समय पर भी बैंक ने 24% का प्रॉफिट कमाया था और बैंक का जो नेट प्रॉफिट रहता है वो कई बड़े राज्यों की या कई बड़े देशों की आप कहिए वहां की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा होता है। तो इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा भरोसा और वो लड़खड़ा कैसे रहा है, मूल सवाल ये है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक में जो अभी 8% का शेयर गिरे हैं वो पिछले 52 सप्ताह में सबसे नीचे हैं और ये एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि कोरोना के समय पर जो गिरावट देखने को मिली थी तकरीबन उसी तरह से है। अब ऐसा जो हुआ है कहीं ना कहीं 30 साल पुरानी जो एचडीएफसी बैंक की साख है उस पर भी बट्टा लगाता है। 30 साल पहले जिस बैंक की शुरुआत की गई थी और 30 साल पहले दीपक पारेख ने जिस बैंक की शुरुआत की थी और जिस सपने के साथ में इस बैंक की शुरुआत की गई थी कि सरकारी बैंक से भी ज्यादा आपको भरोसा इस बैंक में मिलेगा, सरकारी बैंक से भी ज्यादा सेफ्टी आपको इस बैंक में मिलेगी और सरकारी बैंकों से तो ज्यादा जाहिर सी बात है सुविधाएं प्राइवेट बैंक को देनी ही पड़ेगी। लेकिन मूल जो मंत्र था वो यही था कि सेफ्टी और सुविधा वो दोनों हम अपने ग्राहकों को देंगे और उसके बाद में देखते ही ये बैंक
प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक बन गया। आज भी भारत में बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, लेकिन HDFC बैंक का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आखिरकार HDFC बैंक के अंदर क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। HDFC बैंक वो आखिरकार इस तरह से क्यों लड़खड़ा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों का पैसा, लोगों का भरोसा, क्या वो फिर से उसी तरीके से कायम होगा? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है इस तरह का संकट किसी भी बैंक पर आता है तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो बैंक से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। और जाहिर सी बात है कोई भी बैंक हो, कोई भी संस्था हो, बड़े इन्वेस्टर के बगैर नहीं चल पाती है। छोटे जो कस्टमर होते हैं उनको तो आप सर्विस ही देते हैं, आप जो कमाने का काम करते हैं वो बड़े इन्वेस्टर से करते हैं। और अगर बड़ा इन्वेस्टर अगर आपसे हाथ पीछे खींच ले, बड़ा इन्वेस्टर अगर ये सोचने लगे कि बैंक में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बैंक की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दिया जाएगा और जिस तरीके से बैंक ने भरोसा कमाया उस भरोसे को बैंक बरकरार रखेगा। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।